हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 7वां अध्याय जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्रों के बीच में बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गायों को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? कैसे पहचानेंगे हम? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल अर्थात कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में पाई जाती है। हमारे चारों ओर इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इसके लिए हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हम यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी प्रकार जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको मिलेगा, जैसे वर्गीकरण का आधार क्या है? हम वर्गीकरण क्यों करते हैं और इसका आधार क्या है? तो चलिए जानते हैं। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जा रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का एक बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, मतलब ये सिर्फ पानी में रहते हैं। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि
इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोग के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर मतलब जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर निर्भर कर रहते हैं और बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली में घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग क्रियाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता रहती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं। यह अविभाज्य समूह में मिलती है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उसे श्रम विभाजन पाया जाता है। उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में अवश्य भिन्नता पाई जाती है। जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यह लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। अब बात करेंगे हम वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इनमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाली कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाली परिवर्तनों की इस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं, जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया था।
में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत तथा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव या नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। अर्नेस्ट हैकेल ने 1894, रॉबर्ट विटकर 1969 और कार्ल बोस ने 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत मतलब किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसे यहाँ पर जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का अस्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीव करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। यहाँ पर जो 5 जगत हैं, जगत मतलब किंगडम, इसको फाइलम जंतु, डिवीजन पादप और वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस, जाति स्पीसीज, इन भागों में भी बांटा गया है। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंच सकते हैं। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति मतलब स्पीसीज है। किन जीवों को हम एक ही जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं, जैसे घोड़े और गधे। विटकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति में होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तन से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। कुछ उदाहरण कुछ चित्र में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर ये जो पैरामीशियम है, उसके अलावा नीचे अमीबा, यहाँ पर यूग्लिना, ये एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे फंजाई की। ये विषम पोषी यूकेरियोटिक जीव है। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथेय जीवों के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित
होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण जैसे यीस्ट, मोल्ड, मशरूम उदाहरण, ये इसके उदाहरण चित्र में दिखाए गए हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां, नहीं आगे बात करें हम कवकों की कुछ प्रजातियां जैसे नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ग है प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में मतलब खंड 7.4 में करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। यूकैरियोटी को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिक और बहुकोशिक। मतलब एक कोशिकी में तो प्रोटिस्टा है केवल, और बहुकोशिकी भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित मतलब बिना कोशिका भित्ति के एनिमेलिया ग्रुप है, ठीक है। और कोशिका भित्ति सहित मतलब इसमें पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। तो ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पेड़ पौधे और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले पेड़ पौधे। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्लांटी जगत है उसका वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनिमेलिया ग्रुप की। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के विषम जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में खंड 7.5 में करेंगे। दोबारा से हम प्लांटी जगत को लेते हैं। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पर्णरूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल अथवा अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे के बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं है। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है या बाहर होता है। इस आधार पर प्लांट जगत का वर्गीकरण किया जाता है। आगे बात करेंगे हम इसमें थैलोफ्राइटा। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, एल्वा, स्पायरोगाइरा, कारा इत्यादि इसके ये उदाहरण है। जैसे थैलोफ्राइटा एक शैवाल है ये। आगे बात करें हम ब्रायोफ्राइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मांस मतलब फ्यूनेरिया, मोरकेसिया इत्यादि। यहाँ पर इसके उदाहरण ये हैं। नेक्स्ट बात करिए हम टेरिडोफ्राइटा की। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पाइनस या साइकस कुछ इस तरह से। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित व विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगैम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पदार्थ खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म। इनको हम नग्न बीजी उत्पन्न करने वाले पौधे मतलब नंगे बीज होते हैं ये, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता।
एंजियोस्पर्म फल के अंदर होते हैं ये, मतलब किसी फल के अंदर पाए जाने वाले बीजों को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जैसे पपीता के अंदर या आम के अंदर बीज पाया जाता है तो ऊपर छिलका होता है, तो जिन बीजों के ऊपर छिलका होता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और जिनके ऊपर छिलका नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म देखते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जैसे जिम्नो प्लस स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ होता है नग्न अर्थात और तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज अर्थात ऐसे नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर पाइनस और साइकस। जो पाइनस और साइकस के पेड़ होते हैं इनका बीज खुला हुआ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म की। यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्री वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर का उल्लेख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे पादप को दो भागों में बांटा गया है। एक पादप शरीर बिना विभेदी है जैसे थैलोफ्राइटा। दूसरा विभेदित पादप शरीर। यह दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिसके अंदर समयानुत्तक नहीं पाए जाते और एक होता है जिसके अंदर समयानुत्तक पाए जाते हैं। और जिसमें समयानुत्तक नहीं पाए जाते उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। और जिनमें समयानुत्तक पाए जाते हैं वो भी आगे दो भागों में बटा हुआ है। एक तो बीज रहित और एक बिना बीज के, ठीक है। एक तो जिनमें बीज पाया जाता है और एक में बीज नहीं पाया जाता। और जिनमें बीज नहीं पाया जाता उन्हें टेरिडोफ्राइटा बोलते हैं। और जिनमें बीज पाया जाता है उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। मतलब एक तो नग्न बीजी जिनके बीज के ऊपर छिलका नहीं होता, उदाहरण के तौर पर जिम्नोस्पर्म। और दूसरा ऐसे जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी दो तरीके से बांटा गया है। एक तो एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री का मतलब एक फल के अंदर जो एक बीज होता है उसके दो भाग जुड़े रहते हैं और जब उनको दोनों को अलग करके उगाया जाता है तो दो पौधे बनते हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री मतलब एक बीज जिसको अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो वह बीज बेकार हो जाता है, मतलब उससे एक ही पौधा बनता है। इस तरह से पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए क्रियाकलाप बताया गया है यहाँ पर। भीगे हुए चने, गेहूँ, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीजों का जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को दो भागों में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो अलग भागों में बढ़ जाते हैं? जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजपत्री और जो नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देती उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को भी देखें। क्या ये जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार? क्या पत्तियों में समानांतर और जालिकावत शिराविन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? तो ये तो हो गया बीजों के आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे हम एनिमेलिया ग्रुप की। एनिमेलिया मतलब जीव जंतुओं वाले। इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। तो इनको हम बहुत सारे भागों में बांटेंगे। जैसे कौन कौन से है? पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है और जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि। कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये इसके उदाहरण हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे हम सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु है, इसका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो नस्लों या दो परतों, आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातीय समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी भी रहते हैं, जैसे हाइड्रा। उदाहरण के तौर पर हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। इसके ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्गित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं और इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लिवर फ्लूक जैसी परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 7.14 देखें, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा निमेटोडा। ये सभी त्रिकोरक जंतु है और इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसीलोम का कहते हैं। इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। कुछ उदाहरण चित्र 7.15 में भी दिखाए गए हैं। ये जो 7.15 है ना, इसमें जैसे एस्केरिस और वुचेरिया नाम के 2 एक्स एलिमेंथीज हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनलिडा की। एनलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एक त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, इसलिए वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं। अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होती है। जलीय एनिलिड अलवण और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें पार्श्व सममित पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं होता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। उदाहरण के तौर पर झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम इकाइनोडर्मेटा की। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, मतलब हेजहोग, तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों में से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चालन में सहायक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया ग्रुप की। इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिकीय और विषम पोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफोरा। पोरीफोरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं।
उदाहरणार्थ साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि। कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। ये सिलेंट्रेटा, ये जलीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर पर होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक और बाह्य परत का होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी, जैसे हाइड्रा। उदाहरणार्थ हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इसका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का स्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इसका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लूक जैसी परजीवी होते हैं। उदाहरण के तौर पर चित्र 7.14 देखें, ये वाला। नेक्स्ट बात करेंगे हम नीमोटोडा की। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं और इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसीलोम कहते हैं। इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरक होती है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये जंतु ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के अर्थ गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। ये एस्केरिस और वुचेरेरिया नाम के निमेटोड्स हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनिलिडा ग्रुप की। एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरक होते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों के व्यापक भिन्नता पाई होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से में उपस्थित होती है। जलीय एनिलिड एलवण व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर केंचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। ये इस ग्रुप के जीव जंतु हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मोलस्का। इसमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इसमें खुले संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणार्थ घोंघा, सीप इत्यादि। इकाइनोडर्मेटा। ग्रीस में इकाइनोस का अर्थ होता है चाहक, हेजहोग अर्थात डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होते हैं। ये मुखजीवी समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहायुक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चालन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल व कांटे पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोटोकोर्डेटा ग्रुप की। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक और देह गुहायुक्त जंतु है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकोर। ये जंतु लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकोर छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। यह मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिसमें चलन में आसानी हो। प्रोटोकोर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकोर नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जंतु है। उदाहरणार्थ
बैलेनाग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्स इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी की। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता प्रदान करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ये 5 गुण होते हैं: नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुदंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देहगुहा। वर्टिब्रेटा को 5 भागों में बांटा गया है। ये कुछ इस प्रकार से हैं: साइक्लोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, जबड़े रहित कशेरुकी। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंधित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ पेट्रोमाइजान, लैम्प्रे और मिक्स जीन जैसे हैग मछली। दूसरा एग्जाम्पल इसका मत्स्य मछलियाँ। ये मछलियाँ जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने में करती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका शरीर द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि बना होता है जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है जैसे ट्यूना, रोहू उदाहरण के लिए। ये मछलियों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बहुत सारी मछलियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम जल स्थलचर एम्फीबिया। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। ठीक है। ये नेक्स्ट बात करें हम सरीसृप की। ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं और जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरणार्थ तौर पर कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पक्षी की, पक्षी वर्ग की, जिसको एविज वर्ग भी बोलते हैं। ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले पैर दौड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के सभी पक्षियों को रखा गया है। उदाहरण के तौर पर इस तरह के देखो, सफ़ेद स्टॉर्क, ऑस्ट्रिच, नर गुच्छेदार बतख, कबूतर, गौरैया, कौवा, ये सभी इसी वर्ग में रखे गए हैं। अंतिम ग्रुप है स्तनपायी। ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के लिए पोषण के लिए दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे एकिडना, प्लेटिपस, कंगारू। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। उदाहरण के तौर पर इस तरह से, जैसे बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ये इस ग्रुप में पाए जाते हैं। यहाँ पर कैरोलस लीनियस, ये कार्ल वान लिने इसका ये वैज्ञानिक है। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोधपत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों का विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र प्रकाशित हुए। उनके द्वारा
दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप ये है, निम्नलिखित जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो आप लिखें। चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू, इन सबको अलग अलग भाषाओं में लिखना है आपको। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला समझ ही न पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत रूप में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में यह उसी नाम जाना जाता है। नाम पत्ती के लिए हम जिस वैज्ञानिक पत्ती का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक यहाँ पर जो प्राणी है उनका वर्गीकरण किया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को। इस नाम पत्ती प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पत्ती में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस तथा स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पत्ती के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया गया, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तीसरा, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। चौथा, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। एक क्रियाकलाप है, किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए और उनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है, तो ये आपको करना है। तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वापस पाठ में जाकर इन प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।